हेलो टीचर्स, पीपीटी एजुकेशन के मिशन एचटेट बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बैच में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें एचटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह सीरीज़ आपके एचटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2020 में पीआरटी का एचटेट हुआ था, पीआरटी के लिए जो एचटेट हुआ था उसमें ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां वे है। द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर दोज। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है दोस्तों? संकटाग्रस्त यानी कि जिस पर संकट होता है, वो अभी लुप्त नहीं हुए हैं, उन पे संकट है, लुप्त हो सकते हैं। तो यानी कि जिनके लुप्त होने का खतरा होता है उनको हम बोलते हैं संकटाग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होना इस तथ्य पर आधारित है, यानी कि द अकरेंस ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। देखिए, अकरेंस की स्पेलिंग आप याद कर लेना, मिस स्पेल्ट में आपसे पूछी जा सकती है। डबल सी और डबल आर का यूज़ होता है। अकरेंस हो या अक्कर्ड हो तो डबल आर का और डबल सी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो मौसम परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों, वो पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ, पृथ्वी का जो अक्ष होता है ना वो झुका हुआ होता है। जैसे पृथ्वी है, इसका जो एक्सिस है होता है ना, इस पर कितनी टिल्ट होती है? इस पर 23.5 डिग्री की टिल्ट होती है। 23.5 डिग्री की जो होती है वो टिल्ट होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टिल्ट कितनी है, यानी कि कितना झुकाव है। द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड, यानी कि झुकाव है इसमें कितना? 23.5 डिग्री का। उसी की वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें टिल्ट है और पृथ्वी के जैसे ही उसमें भी मौसम परिवर्तन हो सकते हैं, या ऐसी ही कंडीशन बनती है जैसी पृथ्वी पर कंडीशन है और वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह जो है उसमें भी ऐसी ही कंडीशन बनती है। उस पर लगभग 25 डिग्री का टिल्ट है मंगल ग्रह पे भी, और यही एक मेन कारण है वहाँ पे कि जीवन संभव हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। दोस्तों, विटामिन B12 इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? कोबाल्ट। आप इसका नाम अगर देखोगे कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का नाम होता है दोस्तों कोबालमीन। कोबालमीन। तो कोबाल में ही कोबाल्ट का इसमें आपको पता चल रहा है कि कोबाल्ट है इसके अंदर। अभी ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 है जो इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, इसकी डिफिशियंसी से, जब विटामिन B12 नहीं होता तो इसकी डिफिशियंसी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ये सुचारू रूप से काम करना बंद कर देती है, और ये काम करना बंद कर देगी तो डिफिशियंसी हो जाएगी रेड ब्लड सेल की, और उसी को बोलते हैं हम एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक है। अब सीएनजी या बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा होता है? सीएनजी या बायोगैस का मुख्य घटक होता है दोस्तों मीथेन। मीथेन का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो CH4 होता है, एक C होता है इसमें, और H4 होते हैं। जैसे C होता है ना, इसमें एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है C का वो 6 होता है, और इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2 और 4। 4 इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना तो ये 4 किसी को देता और ना ही 4 किसी से लेता, तो ये शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक एक इनके पास होता है, तो 4 और 4 बना के 8 हो जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है। अभी प्रोपेन जो है, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन इसमें C3 होते हैं, C3 और H8 होता है, और ब्यूटेन जो होता है वो C4 और H10 होता है, यानी कि ये इसके डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। जब इसमें एन, जैसे प्रोपेन, मीथेन और इथेन, इसमें इथेन में क्या होता है? C2 और H6, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 2 10, 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे इनके फार्मूले होते हैं एन वाले, जिसमें एन लगता है, जैसे इथेन, मीथेन और प्रोपेन। अभी जो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है दोस्तों, वो एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। प्रोपेन किस में पाया जाता है? एलपीजी के अंदर पाया जाता है, और इसके साथ ब्यूटेन भी वहाँ पे मिलता है। H हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है? गैस होती है H2S, जिसको बोल देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत ही तीखी गैस होती है, आंखों में जलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। यानी कि जब पेट्रोलियम को निकालते हैं ना, रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, तो उसमें से जो गंदगियाँ निकलती है, जो कई प्रकार के उसमें उप उत्पाद भी निकलते हैं उसके साथ, इनमें से कौन सा नहीं है। बिटुमेन, स्नेहक तेल और पैराफिन, मोम। जो बिटुमेन होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और पैराफिन वैक्स होता है, ये तीनों के तीनों इसके बायो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि उप उत्पाद होते हैं। जबकि कोक नहीं होता। कोक किसका होता है? कोक होता है दोस्तों कोयले का, ये कोयले का उप उत्पाद होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपने पता होगा, आपने सुना होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। इसमें देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इनकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। दोस्तों ये सत्य नहीं है, अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है इसके अंदर। दूसरा देखिए, इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है। ऐसा भी नहीं होता कि केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है, जिन पे कोई खतरा नहीं होता वो भी रह सकते हैं इनके अंदर। इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लाइव। नहीं, एंडेमिक नहीं, एंडेमिक यानी कि जो कौन सी समाप्त होने वाली, ऐसा नहीं है, कोई भी प्रजाति इसमें रह सकती है। यह केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है, ऐसा भी नहीं होता, इंसान भी रह सकते हैं भाई इसमें। देखिए आगे जो 4th पॉइंट है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पादप और जानवर, कुछ और भी वहाँ पे रह सकता है। जैसे संस्कृति क्या होती है, पुराने जो कबीले वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ये भी पाए जा सकते हैं। ये 4th पॉइंट जो होगा ये बायोस्फीयर रिजर्व से के रिगार्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है ना दोस्तों, वो एक दिशा यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा से होता है। जैसे एनर्जी क्या होती है, मेनली पृथ्वी पर जो एनर्जी होती है ना, वो सन यानी कि सूर्य से आती है। अब सूर्य से जो धूप आती है ना, उसका कितना % लेता है कोई भी जानवर या कोई भी जीव है, उसका केवल 1% ही हम यूज़ करते हैं। और फिर आगे जैसे जो आहार श्रृंखला होती है, जैसे खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें एक जानवर से दूसरे जानवर में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% ला के अकॉर्डिंग होता है। फिर इससे आगे फिर 10%, फिर उसका 10%, ऐसे जाता रहता है ऐसे। ठीक है, तो इसका प्रवाह क्या है, एक दिशा यानी कि यूनि डायरेक्शनली होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई इधर जा रहा है और फिर दिशा इसकी दोबारा इधर आ जाएगी, यानी कि इससे एनर्जी उल्टी इसमें आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। यानी कि जैसे अभी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के पास जो सन की एनर्जी आई, उसको खाया किसी शाकाहारी जानवर ने, और फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि शाकाहारी जानवर से फिर दोबारा पेड़ के पास ऊर्जा आ जाए, या किसी शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर ने खा लिया तो इसके पास ऊर्जा चली गई, अब वो वापस नहीं आ सकती ना। तो इसलिए इसको एक ही दिशा में बोलते हैं कि इसकी ये यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन। तो ओजोन के बारे में क्या सत्य है इसमें से? यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, सांस के लिए ओजोन अनिवार्य नहीं होती। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ये बिल्कुल सही है। वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है। नहीं दोस्तों, इसका 3% नहीं होता, इतना इसका नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में, हाँ आरओ वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, रोगाणु रहित करने में इसका यूज़ होता है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? बी और डी। तो यानी कि बी और डी, दूसरा जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्माहट में तापमान। इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ, किसका टेम्परेचर बढ़ता है इनमें से? शोभ मंडल जो होता है ना, जो सबसे वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है वो होता है शोभ मंडल। तो शोभ मंडल का तापमान बढ़ता है सिर्फ। उस शोभ मंडल के ऊपर कौन सा था? समताप मंडल होता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, आयन मंडल, ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर क्या होगा? शोभ मंडल होगा। शोभ मंडल का तापमान बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इज़ नोन इन इंडिया एज ब्रह्मपुत्र। तो इंडिया में जो सांगपो नदी है ना, उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd यानी कि ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। अभी देखिए, अगर आपको पता हो, हमने भी डिस्कस किया था कि एनीमिया जो रोग है वो B12 की डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ भी एनीमिया है,
और यहाँ पे देखिए स्कर्वी, स्कर्वी किसकी वजह से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो अगर ये विटामिन विटामिन और विटामिन के रोग इन तीनों में है तो ये तीनों तो नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। वन पारिस्थितिक तंत्र में पूछा है, सेलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसको इन्होंने पूछा है। तो पाद प्लवक, जल पिस्सू और छोटी मछली, ये किसमें हो गई, जल के अंदर हो गई, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ये वन की हो सकती है। पर्ण, करकट, शैवाल, केकड़ा, यहाँ पे देखिए मछलियाँ आ गई, ये जल में हो गया। और कार्बनिक कवक या जीवाणु, ये कहाँ पे हो गए दोस्तों, ये तो डिकम्पोजर्स हो गए। तो वन पारिस्थितिकी का एग्जाम्पल हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। तो देखिए वाष्पीकरण, ये तो जैसे समुद्र या तालाब है उसके ऊपर से जल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जब भाप बन के उड़ जाता है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ये तो इवेपोरेशन क्या है, इस प्रोसेस का हिस्सा होता है, जल चक्र का हिस्सा होता है। वाष्पोत्सर्जन, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे उनके ऊपर जो पत्तियाँ होती है तो पत्तियों से जब जल एक्सेस वाटर को पेड़ क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं सूर्य की धूप की उपस्थिति में स्टोमेटा के थ्रू, तो क्या होता है उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो ये भी जल चक्र का हिस्सा होती है। जबकि अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है, जब ये इवेपोरेटेड वाटर या ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो पानी गया है ऊपर वायुमंडल में, तो वो क्या होता है छोटे छोटे धूल कणों के साथ चिपक कर और ये कण सारे एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे क्या होता है ये भारी हो जाते हैं। भारी होने के बाद ये बारिश का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बादल बनना होता है ना, यही एक प्रकार से प्रेसिपिटेशन बोला जा सकता है, अवक्षेपण बोला जा सकता है। तो ये भी जल चक्र का एग्जाम्पल हुआ, बारिश होगी तभी तो जल दोबारा ऊपर जाएगा, तो ये भी जल चक्र का एग्जाम्पल हो सकता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, ये जल चक्र का एग्जाम्पल या इसका चरण या भाग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल के लिए विच प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। तो बायोडीजल के लिए कौन सा प्लांट कल्टिवेट किया जाता है। पहले इसका राइट आंसर जेट्रोफा या रतनजोत ही होता था, लेकिन अभी सोयाबीन और सूरजमुखी ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर मानना था आंसर की में कि पहला, तीसरा और चौथा, ये राइट आंसर माना गया है। सोयाबीन से भी अभी बायोडीजल बनाया जा रहा है और रतनजोत से भी और सूरजमुखी से भी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मूंगफली से भी बन जाए। तो अभी इसका राइट आंसर पहले रतनजोत होता था, जेट्रोफा होता था, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद इसमें सोयाबीन, रतनजोत और सूरजमुखी इन तीनों को राइट आंसर माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व। अभी तत्व पूछा है, तत्वों को बोलते हैं एलिमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट पूछा है यानी कि नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल नहीं पूछी, एलिमेंट पूछा है। एलिमेंट के ही भाग होते हैं मेटल या नॉन मेटल। तो एलिमेंट तो दोस्तों होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। अगर आपसे मेटल पूछा जाए तो मेटल फिर एल्यूमिनियम आएगा, लेकिन यहाँ पे तत्व पूछे या नॉन मेटल पूछे तो फिर ऑक्सीजन आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है, विच इज़ नॉट करेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ये पूछा है। तो वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोजन, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट क्या आते हैं, सोइल इरोजन से बचाते हैं, यानी कि मृदा अपरदन, मृदा के कटाव से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पादप जंतु निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते। क्या वन इन्फ्लुएंस नहीं करते क्लाइमेट या वाटर साइकिल को, ये तो गलत है। वन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में भी, बारिश वगैरह होने में भी और क्लाइमेट में भी। मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है। सोइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो मिट्टी तो वनों के लिए यानी कि पौधों वगैरह के लिए, फॉरेस्ट के लिए सहायक होती ही है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ये और ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी कि तीसरा, 136 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था। दोस्तों वैसे तो क्या है, 2020 का एग्ज़ाम था ना एचटेट का,
तो उसमें ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2019 यानी कि पिछले साल से। तो इसका राइट आंसर उस टाइम वायु प्रदूषण को हराना था। लेकिन अभी अगर आपको जैसे एचटेट 2023 में या तो 2022 या 2023 का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है ए सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग। नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं? गैर पारंपरिक, यानी कि जो हम परंपरा से यूज़ करते आ रहे हैं उनसे अलग। जैसे शुरू से ही हम कोयले से आग जलाते आ रहे हैं, तो अभी जो उनमें से नहीं है, यानी कि परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं है, गैर पारंपरिक उन्हीं को बोलते हैं। देखिए खनिज तेल पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, कोयले को पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। तो मिनरल ऑयल यानी कि कोयल इस नहीं होगा। कोयला यहाँ पे भी आ गया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोलियम भी नहीं होगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और विंड एनर्जी, ये ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों अरावली पहाड़ियाँ नहीं है, खासी पहाड़ियाँ भी नहीं है, विंध्याचल पहाड़ियाँ भी नहीं है, हिमालय जो है वो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। अगर हम बात करें बाकी की 3 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से है, तो पहला है ये हिमालय ही हो गया पहला तो, और दूसरा हो गया इंडो बर्मा, दूसरा क्या हो गया वेस्टर्न घाट बोलते हैं हम इसको, वेस्टर्न घाट यानी कि जिसको हम पश्चिमी घाट बोल सकते हैं, और लास्ट क्या है सुंडा लैंड। अभी अगर हम भारत का मानचित्र अगर ऐसे बनाएं, ठीक है, अगर हम इसको दर्शाएं ऐसे, तो ऊपर जो यहाँ पे है वो हिमालय है, हिमालय वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद इंडो बर्मा कहाँ पे है? लास्ट में पड़ता है म्यांमार की तरफ, म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पे। और ये जहाँ पे ये जो है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पे पड़ेगा। और सुंडालैंड जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों लागू किया गया था 1972 में। आपको सन याद करना है डायरेक्टली 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कपड़ों के प्रकार बताए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिरन जम्मू कश्मीर, राहिदे फुलकारी ये सही सुमेलित है, जबकि पानो भाजू जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण होता है जब? अब चंद्र ग्रहण कब होता है? इंग्लिश में देखिए मून एक्लिप्स लिखा हुआ है। मून एक्लिप्स की जगह अगर आपको लिखा मिले ल्यूनर एक्लिप्स, तो भी आपको देखना है कि ये मून ही पूछा गया है। ल्यूनर मून को क्या बोलते हैं? रिलेटेड टू मून जो होता है वो ल्यूनर होता है, और रिलेटेड जो सन होता है रिलेटेड टू सन वो होता है सोलर। तो अगर सोलर एक्लिप्स पूछे यानी कि सूर्य ग्रहण, लूनर एक्लिप्स पूछे यानी कि चंद्र ग्रहण, या मून एक्लिप्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा इधर और सूर्य इधर इसके बीच होती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी इस साइड हो और सूर्य इस साइड हो, तो क्या होता है? फिर सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? द टर्म यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। जब बात आई कि उनकी प्राकृतिक वातावरण में ही, नेचुरल सराउंडिंग में ही, तो वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थाने संरक्षण। यानी कि जैसे जो जंगली जानवर होते हैं वो वनों में रहते हैं, और उनको वनों में ही अगर संरक्षित किया जाए, यानी कि उनके जो प्राकृतिक आवास है उन्हीं में संरक्षित किया जाए, कि तो उनके खुद के घर में हमने रखा तो इन सीटू, अगर उनको बाहर निकाल के कहीं दूसरी जगह पे संरक्षित किया जाए उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्वस्थाने इसका राइट आंसर होगा। अगर बाहर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे अपस्थाने, यानी कि
ex-situ कंजर्वेशन, तो बाहर निकालने के लिए ex-situ और अंदर ही in situ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं, इसका कारण है। फाइंड द रीजन वाई वल्चर्स वर यूजुअली सीन अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो बट नाउ अ डेज द वल्चर्स आर रेयरली सीन्स। तो वो रेयरली सीन क्यों होते हैं, अभी क्यों नहीं देखे जाते? क्योंकि पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ, ऐसी औषधियों का यूज़ किया गया। और गिद्ध क्या होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं उन्हें, मरे हुए जानवरों को गिद्ध खाते हैं। फिर अब गिद्ध क्या होते हैं, उन जानवरों को खाते हैं, तो वो औषधि जो उनको इलाज में यूज़ की गई थी ना पशुओं के, वो औषधि भी उनके अंदर चली जाती है और वो मर जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, ड्रग यूज्ड बाय एनिमल फार्मर टू ट्रीट सिक एनिमल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वो दवाई कौन सी है जिसके इस्तेमाल से गिद्ध जो है वो मर रहे हैं, तो डाइक्लोफिनिक एक दवाई आती है। जैसे वो अभी सिर के दर्द की भी आपने खाई होगी, किसी ने पढ़ के देखना, सिर के दर्द की दवाई जब डॉक्टर से लेते हो ना, तो क्रोसिन वगैरह तो होती है, लेकिन एक सोडियम डिक्लोफिनिक के नाम से आती है, डिक्लोफिनिक। डिक्लोफिनिक, सोडियम डिक्लोफिनिक, अगर ये पूरा नाम बोल रहे हैं तो सोडियम डिक्लोफिनिक पैरासीटामोल भी बोल सकते हैं। अभी वो दवाई वैसे तो इंसानों में यूज़ हो रही है और 2006 से इस पर बैन भी लगाया गया था। तो इस दवाई को पशुओं के लिए भी जब यूज़ किया गया तो दिक्कत हुई ना, तो पशुओं के लिए दिक्कत जब यूज़ किया गया और पशु अब जब मर जाते हैं तो उसके बाद वो औषधि क्या होती है, वो दवाइयाँ क्या होती है, गिद्धों के अंदर भी चली जाती है, तो वो गिद्ध भी मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? खनिजों की खुदाई, ये भी उत्तरदायी है। बांस से टोकरी बनाना, ये उत्तरदायी नहीं है। बांस के पेड़ जो होते हैं अगर उनको काट के बनाएंगे तो इससे जंगल प्रभावित नहीं होता, क्योंकि फिर से वहाँ पे बांस उगा सकते हैं। बांध का निर्माण करना, अभी ये एक कारण है। पत्तों से पत्तल बनाना, अभी पत्तों का यूज़ कर रहे हैं ना, पेड़ तो नहीं उखाड़ रहे ना, तो ये कारण नहीं है। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, अभी इससे में भी क्या होता है, वन को ख़त्म किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, सी और ई। कहाँ पे ए, सी, ई? थर्ड ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 आर। तो 3 आर जो होते हैं वो आपने पढ़ा होगा कि रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस, यानी कि कम करना, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये राइट आंसर होता है इसका। अभी देखिए इसमें क्या पूछा गया, देखिए कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः वितरण, यहाँ पे वितरण आ गया। पुनः उपयोग, पुनः उत्पादन, प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे भी प्रोडक्शन आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होता है? कम उपयोग करो और उसका पुनः चक्रण करो, यानी कि रिसाइकिल हो जाएगा, और पुनः उपयोग यानी कि रीयूज़ हो जाएगा। तो 3 आर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए पीआरटी का जो ईवीएस का सिलेबस है ना, और ईवीएस के जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो कुछ साइंस के क्वेश्चन भी है और कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें, और कुछ इन्वायरमेंट स्टडी के क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन तीनों का क्या है, कम्बिनेशन सा जो बना के क्वेश्चन को दे रहे हैं वो। तो आपको थोड़ा थोड़ा ल्यूसेंट की साइंस भी देखनी होती है, और जियोग्राफी का भी ज्ञान होना चाहिए, और ईवीएस का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया? तो ये देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका राइट आंसर है 4, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम, तो अभी इसका कोई तुक नहीं बनता आने का। तो ये 2022 में जो भी करंट अफेयर के इवेंट होंगे 22 और 23 के, वो आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। द फिनोमिनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। मार्बल कैंसर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अम्लीय जो वर्षा होती है ना, एसिड रेन, उसकी वजह से संगमरमर क्या होता है, पीला पड़ जाता है। तो अब ये अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रदूषण के कारण जब वायुमंडल में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, देखिए HNO3 ये तो पूरा एसिड होता है, ये तो नहीं जाते, NO2 या NO3 जाता है, और SO4 या SO3 जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ पे वाटर के साथ मिलकर वाटर से हाइड्रोजन ले लेते हैं, और फिर ये HNO3 बना लेते हैं और H2SO4 बना लेते हैं। तो उस टाइम जब ये एसिड पूरा जब आता है ज़मीन पे बारिश के साथ मिलकर, और ये संगमरमर पर जब
गिरता है तो उसको क्या करता है, बहुत डैमेज करता है, साथ ही जानवरों और इंसानों की स्किन को भी डैमेज करता है और कई प्रकार के रोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची है 2, इनको सम्मिलित करना है। सूची पहली ये है, सूची दूसरी ये है, इसमें सम्मिलित करना है इनको। देखिए गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। गिर नेशनल पार्क पहली बात तो है ये गुजरात में, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। और रिलेटेड किससे है, गिर जो है वो भारतीय शेर से रिलेटेड होता है। गिर नेशनल पार्क इंडियन लायन रहते हैं उसमें, एशियाई शेर भी बोल सकते हो आप, लेकिन इंडियाई जो इंडियन शेर भी बोल सकते हो, भारतीय शेर भी बोल सकते हो। फिर रणथंबोर, जो रणथंबोर है वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है रणथंबोर। और रणथंबोर किससे रिलेटेड होगा, तो दोस्तों रणथंबोर होगा बाघ से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड। फिर देखिए काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है, असम के अंदर, असम में काजीरंगा है। और काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं ना, वो काजीरंगा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो बांदीपुर में क्या देखने को मिलता है, एलिफेंट। यहाँ पे बाघ भी हैं बहुत सारे, लेकिन एलिफेंट भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। फिर है कंचनजंगा, कंचनजंगा में क्या कहाँ पे है कंचनजंगा, सिक्किम में, सिक्किम में। तो इसका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग जो है वो कंचनजंगा में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर इनको मिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, फिर ये पहला और पांचवा। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। तो भारत के किस हिस्से में स्थानांतरित खेती की जाती है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो एरिया होता है ना, उसमें स्थानांतरित कृषि की जाती है। भारत का जो एरिया है, अब उत्तर पूर्वी कहाँ पड़ेगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित कृषि की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे कृषि की, फिर उसके बाद वहाँ पे छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह कर ली वनों को साफ करके, फिर वहाँ पे छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कर ली। ये एक प्रकार से क्या बोली जाती है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे EVS के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PRT में। जो EVS के PRT में देखिए 30 क्वेश्चन CDP से हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी और इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके से, 30 का अलग से मैथ आ जाता है और 30 की EVS आ जाती है, ये 150 है। तो दोस्तों देखिए 30 क्वेश्चन जो ये EVS के बड़े ही आसान होते हैं, इनको आप ग्रैब कर सकते हैं। इसमें से कम 25 आपको लेने होते हैं। और यहाँ पे फिर 30 मैथ के होते हैं। अगर मैथ आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो तो मैथ के 30 यहाँ पे, और 30 जो मैथ रीजनिंग का पोर्शन होता है ना उसमें से 10, तो 40 नंबर का यहाँ पे मैथ आ गया। रीजनिंग बड़ी आसान चीज़ है, तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आप वहाँ से 8 तो कम से कम ले सकते हो। हरियाणा जीके में से भी आप कम से कम 8 ले सकते हो, थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन ही आते हैं हरियाणा जीके के भी। फिर यहाँ पे देखिए 30 नंबर का क्या आया, हिंदी और इंग्लिश आई। तो हिंदी इंग्लिश भी दोस्तों इतनी हार्ड नहीं आती, बड़ी आसानी हिंदी इंग्लिश आती है। तो उसमें से आप कितने मार्क्स ले सकते हो, कम से कम 20 से 25 मार्क्स इसमें से भी ले सकते हो। और CDP आपने जो पढ़ी होगी, जो जिसको साइकोलॉजी बोल देते हैं, तो उसमें से भी आप अगर 15 नंबर भी लोगे ना, 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हो, तो आसानी से इस HTET के एग्ज़ाम को आप पार कर सकते हो। तो आप आराम से 110 से 120 तक स्कोर कर सकते हो, जबकि आपको चाहिए कितने, 90। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर चैनल पर नए हो तो। ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप देख लेना एक बार थोड़ा सा कि आपको टीचिंग कैसी लग रही है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वो भी कमेंट करके बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।